वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस का यूनिट 2, जिसमें हम आज पढ़ेंगे उसका पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा था वनस्पति जगत। और वनस्पति जगत में हमने जड़ तथा तनों के बारे में पढ़ लिया है, उनके डिटेल्स को हमने समझ लिया। आज का हमारा टॉपिक है लीव्स यानी पत्तियों के बारे में और पत्तियों के कार्य के बारे में, यानी प्रकाश संश्लेषण वगैरह भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है लीफ यानी पत्ती। तो पत्तियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम एक एक चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं पत्ती में कि जो इसका ये वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं पर्णाधार, यानी लीफ का बेस होता है ये में। और यहाँ पर जिस जगह से पत्ती जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं पर्वसंधि। और जिस जगह से यहाँ पर पत्ती की डाल कनेक्ट होती है या फिर आप डंठल जिसे बोलते हैं उसे हम बोलते हैं पर्णवृंत यानी कि पेटियोल। और यहाँ पर जो पत्ती का ये वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं पर्णफलक यानी कि लीफ ब्लेड कहते हैं, या फिर इसको लैमिना भी बोलते हैं। इसके अलावा जो पत्ती के अंदर ये वाला हिस्सा तो पर्णफलक है, बट पत्ती के बाहर वाला जो हिस्सा है उसे हम पर्ण तट बोलते हैं। और जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मध्य सिरा, और इसके आगे वाले हिस्से को बोलते हैं हम पर्ण सिरा या शीर्ष बोलते हैं। और इसके अलावा जो ये चीज़ें होती हैं कटी हुई इसे हम बोलते हैं अन्य शिराएं। तो ये है कुछ पत्तियों के प्रकार, जिसमें मतलब पत्तियों के भाग हैं। ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पत्ती में क्या क्या चीज़ें होती हैं जब तक आप नहीं समझेंगे आपको अभी आगे का पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो आप इसमें ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ पर पर्वसंधि होती है, कहाँ पर पर्णवृंत होता है, क्योंकि मैं ये शब्द बार बार अभी इस्तेमाल करूँगी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि पर्णाधार का मतलब क्या होता है, जो पत्ती का आधार होती है। और पर्णवृंत का अर्थ होता है कि जिसे हम डंठल बोलते हैं वह हिस्सा होता है। और पर्वसंधि का अर्थ होता है कि पर्णाधार और पर्णवृंत जहाँ पर जुड़ती है उसे हम पर्वसंधि कहते हैं। और या कह सकते हैं कि पत्ती जिस तने से जिस जगह पर जुड़ी होती है उस हिस्से को हम पर्वसंधि कहते हैं। इसके अलावा पत्ती के किनारे जो होते हैं उसे हम पर्ण तट बोलते हैं। और पत्ती का जो पूरा चौड़ा सा भाग होता है उसे हम पर्ण फलक कहते हैं। और बीच वाले हिस्से को मध्य सिरा, आगे वाले टिप को हम कहते हैं पर्ण सिरा। और इसके अलावा जो यहाँ पे कटी हुई धारियाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अन्य शिराएँ। तो इस टाइप से हम पत्ती के बारे में ये सारी चीज़ें समझ गए। तो चलिए आगे की बातें करते हैं कि क्या होता है। पत्ती पौधे का वह महत्वपूर्ण अंग है जो तने की पर्वसंधि से एक उपांग के रूप में निकलती है। और ये सामान्यतः पतली, चपटी तथा हरी होती है। और पत्तियां पौधों के तनों या तनों की शिराओं पर अग्रभिसारी क्रम में लगी रहती हैं, अर्थात आगे की ओर लगी होती हैं। और पुरानी और बड़ी पत्ती जो होती है वह नीचे की तरफ तथा नई पत्ती जो होती है वह ऊपर की ओर लगी होती है। ये पत्तियों की कुछ बातें हैं जिसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर अब हम पढ़ेंगे पत्तियों के क्या क्या भाग होते हैं। जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ है, पर यहाँ पर मेनली मुख्य रूप से पत्तियों में हम 3 भागों को ही पढ़ते हैं। इसके अलावा जो इसमें आपने और भी हिस्से इसके देखे हैं, ये हिस्से जो हैं अभी आपको मतलब समझने के लिए ज़रूरी है कि कौन सा हिस्सा पर्वसंधि में आता है, कि कौन सा हिस्सा मध्य शिरा है, कि कौन सा हिस्सा जो है वो शीर्ष है। ये सारी चीज़ें आपको जैसे डायग्राम बनाना हो तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा टाइप्स में अगर हम देखेंगे पत्ती के भाग जो है तो मुख्य रूप से 3 ही भाग हम पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ों को आप समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पत्ती के भाग की बात करें तो पर्णाधार यानी कि लीफ का जो बेस होता है, लीफ बेस। और दूसरा अगर बोलेंगे तो पर्णवृंत जिसे हम पेटियोल कहते हैं। तीसरा है आपका पर्णफलक यानी कि लीफ ब्लेड या फिर इसे लैमिना भी बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे, पर्णवृंत यानी कि पेटियोल जिसे हम डंठल भी कहते हैं। यह क्या होता है, यह पत्ती का डंठल होता है और यह पर्णाधार तथा पर्णफलक के बीच का भाग होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया भी था कि ये क्या होता है कि पर्णाधार और पर्णफलक इनके बीच का जो भाग है उसी को हम बोलते हैं पर्णवृंत, यानी कि जिस जगह पर पत्ती कनेक्ट होती है पर्णाधार से उसी को हम कहते हैं पर्णवृंत।
और जिन पत्तियों में क्या होता है कि पर्णवृंत होता है उसे हम सावृंत कहते हैं, यानी कि पेटियोलेट कहते हैं। जैसे कि पीपल, आम, बैगन आदि के जो पत्तियां होती हैं उसमें आधार ज़रूर होता है, डंठल ज़रूर होता है, पर ये जो डंठल है ये सारी पत्तियों में नहीं होता है। जैसे कुछ पत्तियों होती हैं जिन पत्तियों में पर्णवृंत नहीं होता है, उन्हें हम बहुत ही या फिर बहुत कम विकसित होता है तो उन्हें हम आवृंत कहते हैं, यानी कि सेसाइल बोलते हैं। तो ये जो है इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मक्का हो गया, गेहूं वगैरह, इनकी जो भी पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है कि पर्णवृंत नहीं होता है। और पर्णाधार की अगर हम बात करें तो यह पत्ती का निचला भाग यानी होता है जिसे हम लीफ बेस कहते हैं, जो तने से जुड़ा रहता है और यह भाग फूल करके मोटा हो जाता है और फूले हुए भाग से पत्ती को आधार मिलता है। और कुछ पत्तियों में क्या होता है कि पर्णाधार पर विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम अनुपर्ण कहते हैं, और जिनमें ये संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें अनुपर्ण रहित या अननुपर्णी कहलाती है। और अनुपर्ण जो होती हैं वह कक्षस्थ कलिका की सुरक्षा भी करती हैं। ये जो अनुपर्ण वाला हिस्सा है ये सभी कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है, इसीलिए जो है पर्णाधार जो है या इसको भी कह सकते हैं कि दो प्रकार से यह डिफाइन हो सकता है। अब बात करते हैं पर्णफलक की, यानी कि लीफ ब्लेड या लेमिना। यह पत्ती का क्या होता है कि हरा, चपटा, पतला फैला हुआ भाग होता है और इसके मध्य में एक मोटा सिरा होता है जिसे हम मध्य सिरा कहते हैं, जिसको अभी आपने देखा था। और इसके दोनों ओर शिराएं निकली होती हैं जो पूरे फलक में फैली होती हैं। और अब हम यहाँ पर पत्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम पत्तियों के प्रकार की बात करें तो उसके पर्णफलक के कटाव के आधार पर पत्ती को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पर्णफलक मतलब आपने देखा कि जो हिस्सा यहाँ पर क्या होता है, जो फैला हुआ होता है, उसी की बात करते हैं। जो ये हिस्सा था आपका कटा हुआ हिस्सा, जिसे हम अन्य शिराएं बोलते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। और इसके कटाव के आधार पर ही पत्तियां जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली पत्ती जो होती है वह हमारी है सरल पत्ती, या जिसे हम साधारण पत्ती भी कहते हैं, और इसके बारे में भी अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और दूसरा है आपका संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती में क्या होता है कि इसमें जो पर्णफलक का कटाव होता है वह मध्य शिरा या पर्णवृंत तक नहीं पहुँच पाता है। और सरल पत्ती तने के एक भाग के एक स्थान से निकलती है और इसमें एक ही फलक होते हैं, और कभी कभी फलक का किनारा कटा भी हो सकता है, लेकिन मध्य सिरा तक कटा नहीं होता है। और पर्णफलक के कटाव के आधार पर सरल पत्ती को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, पिच्छाकार पत्ती और हस्ताकार पत्ती। तो यहाँ पर हम देखेंगे सरल पत्ती के प्रकार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिच्छाकार पत्ती, तो यह क्या होती है, पिच्छाकार सरल पत्ती क्या होती है, जिसे हम पिनेट भी बोलते हैं, कि जब पर्णफलक के कटाव का झुकाव क्या होता है, मध्य शिरा की ओर होता है, तो यह पिच्छाकार सरल पत्ती कहलाती है। जैसे कि मूली, सरसों, आम, अमरूद आदि की जो भी पत्तियां होती हैं वह पिच्छाकार सरल पत्ती होती है। जैसे कि यहाँ पे आपने डायग्राम में भी मेरे देखा है कि बनी हुई है। इसके अलावा आपको इसका रियल डायग्राम भी मैं दिखा देती हूँ, जिसमें आप समझ जाएंगे कि जो पत्तियां होती हैं वह कैसे होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका जो कटाव होता है वह मध्य शिरा की ओर मतलब होता है, लगभग झुका होता है, लेकिन कटा नहीं होता। और साथ ही क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक पत्ती होती है, मतलब कि कोई भी झुकाव मतलब इसमें जो होता है मतलब सिर्फ एक हिस्सा होता है। जैसे कि अभी आप इसको इस हिसाब से कोरिलेट करके पढ़िए कि हस्ताकार में क्या होती है कि जो कटाव का जो झुकाव होता है वो पर्णवृंत की ओर होता है, तो उसे हम हस्ताकार सरल पत्ती कहते हैं। जैसे अंगूर और पपीता, इस पर आप देख रहे हैं कि इस पत्ती की जो आकृति होती है वो हाथ के पंजे की जैसे होती है, तो वही चीज़ आप कोरिलेट करके पढ़िए कि जो पिच्छाकार होती है, देख रहे हैं यहाँ पर जो हिस्सा है इस पर क्या इसमें जो है इस तरह की हाथ की जैसे 5 मतलब भाग नहीं है, लेकिन जो हस्ताकार होते हैं उसमें इस तरह से 5 भाग होते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने जो है आम की पत्ती को आपको दिखाया कि आम की जो पत्तियां होती हैं
उसमें क्या होता है कि जो भी हिस्सा होता है वो सिर्फ एक रहता है। बट आप दूसरा देख रहे होंगे तो अंगूर की पत्ती, और अंगूर की जो पत्ती होती है उसमें क्या होता है कि इस तरह से जो है पंजे के आकार की आकृति होती है उसमें, तो जिसके कारण उसको हम हस्ताकार सरल पत्ती कहते हैं। और इसमें जो भी कटाव है, यह भी कटाव का जो भी झुकाव है वह पर्णवृंत की ओर होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे उनका झुकाव जो है वह पर्णवृंत की ओर होता है। तो अगला हम यहाँ पर पढ़ेंगे संयुक्त पत्ती के बारे में। तो संयुक्त पत्ती के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ ऊपर भी लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा कि संयुक्त पत्ती में पर्णफलक का कटाव मध्य शिरा या पर्णवृंत तक पहुंचकर फलक को अनेक भागों में बांट देता है, जिसे हम पर्णक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि जो अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसे सरल पत्ती कहें और किसे संयुक्त पत्ती कहें। सिंपली आपको कहा जाए कि जो सरल पत्ती होती है वो आपको अकेली ऐसे ही दिखेगी, ठीक है, जैसे चाहे वो हस्ताकार हो चाहे वो आपका पिच्छाकार हो। लेकिन जो आपकी संयुक्त पत्ती होगी ना वो कई भागों में बटी होगी, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके कई पत्तियों में बटी होती हैं। इसीलिए इस कटे हुए हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, इनको हम पर्णक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि पर्ण फलक का कटाव जो होता है वो कई स्थानों पर फलक की मध्य सिरा या फलक के आधार या पर्णवृंत तक पहुंचता है, और जिससे पर्ण फलक छोटे छोटे खंडों में बट जाता है और इसके प्रत्येक खंड को हम पर्णक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पर्णक हिस्सा कौन सा है, ये जो अलग अलग पत्तियां हैं ये पर्णक है, बट ये जो पूरी संयुक्त हो जाएंगी तो इन्हें हम एक संयुक्त पत्ती कहते हैं। ऐसा आप उसमें नहीं पाएंगे, जो आपकी सरल पत्ती होती है उस पर आपको इस टाइप का नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी पर्णक नहीं होते हैं। पर्णक का अर्थ होता है कि पत्तियों का कई भागों में बट जाना, तो वो आप देखेंगे तो कहेंगे कि एक अकेली पत्ती है, पर ये एक अकेली पत्ती नहीं है, बल्कि ये पूरी पत्तियां मिलाकर एक संयुक्त पत्ती बनाती है। जैसे आपने उसमें देखा होगा बेल की पत्तियां, बेल की पत्ती आपने देखी होगी कैसे होती है, वो या तो 3 टुकड़ों में होती है या फिर क्या होती है कि 5 में होती है। वो जो पूरी 3 या 5 देखते हैं वो आपकी पूरी पूरी एक संयुक्त पत्ती होती है, और उसका जो एक हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं पर्णक। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डायग्राम में कि जो बेल होती है इसकी जैसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, नीम, बेल, बबूल, गुलाब, नींबू आदि के कटाव के आधार पर संयुक्त पत्ती जो होते हैं, मतलब आदि जो इसके उदाहरण है, और कटाव के आधार पर भी संयुक्त पत्ती को कई भागों में बांटा गया है। तो बेल में जो होता है इसी प्रकार का होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसमें 3 पत्तियां होती हैं या फिर 5 होती हैं, तो ये जो तीनों मिलके क्या बनाती है, एक संयुक्त पत्ती बनाती है। लेकिन अगर तीनों को हम अलग अलग देखें तो ये जो अलग हिस्सा है 1 2 3, तो अलग अलग जो है इसको एक हिस्से को हम एक पर्णक बोलते हैं। तो यही होता है पर्णक, और जब ये पर्णक मिल जाते हैं तो एक संयुक्त पत्ती बनाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी के कटाव के आधार पर भी कई 2 प्रकार होते हैं संयुक्त पत्ती के भी, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती क्या होती है कि जब संयुक्त पत्तियों में कटाव मध्य शिरा की ओर होता है तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। इसमें पर्णक मध्य शिरा के दोनों ओर लगे होते हैं और इसके मध्य शिरा को हम रेकिस या फिर पिच्छास कहते हैं। समझनी पड़ेगी कि क्या होता है इसमें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये जो पत्ती है ना, ये दोनों साइड से बटी हुई है, और इस 2 हिस्से को हम क्या कहते हैं, रेकिस बोलते हैं, या फिर इसी को हम पिच्छास बोलते हैं। कि जब दोनों पत्ती एक साथ निकलती है तभी रेकिस होता है। जब अगर 2 पत्ती अलग अलग निकलेंगी, मान लीजिए इधर 3 निकल गई, तो वो रेकिस नहीं होगा। तो यहाँ पर इस हिस्से को हम बोलते हैं कि समपिच्छकी का उदाहरण है। अभी आप समझ जाएंगे कि पिच्छास जो होता है वो भी कई प्रकार का होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने समपिच्छकी लिखा है। अब हम देखेंगे कि पिच्छाकार संयुक्त पत्ती भी जो होती है वो कई भागों में बटी होती है। जैसे एक होता है एक पिच्छकी, और एक पिच्छकी भी कई भागों में बटा होता है। तो एक पिच्छकी की बात करें तो इसमें पर्णक सीधे रेकिस पर दोनों ओर निकलते हैं, और पर्णकों की संख्या के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। या एक तो समपिच्छकी होता है और दूसरा विषम पिच्छकी होता है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ये सबसे पहले संयुक्त पत्ती थी, वो 2 प्रकार की होती है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। फिर पिच्छाकार संयुक्त पत्ती भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है
एक पिच्छकी और दूसरी अभी आप पढ़ेंगे द्विपिच्छकी। तो उसमें जो है मतलब और भी होता है, त्रिपिच्छकी भी होता है, और एक पिच्छकी जो है वो दो प्रकार में होता है, जैसे कि समपिच्छकी और विषमपिच्छकी। सम का मतलब होता है कि जिसमें जो रेकिस होते हैं वो जोड़े में लगे रहते हैं, जिसमें 2 या 4 का गुणज हो या 6 का गुणज हो, ऐसा होता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इमली की पत्तियां जो होती हैं वह जोड़े में होती हैं, 2 होता है या फिर 4 होता है, 6 होता है, तो दोनों ही बराबर सिरे से निकलती हैं, जिसे हम रेकिस कहते हैं। तो इसमें जो रेकिस होता है वो कैसे होता है, जोड़े में होता है। बस सिंपली यही वर्ड लिखिएगा पेपर में भी कि समपिच्छकी किसे कहते हैं, जिसमें जो रेकिस होता है वो जोड़े में होता है। और इसका उदाहरण इमली और अमलतास भी होता है। ठीक है, तो आप इमली को देख के समझ गए होंगे। अब अगला है आपका विषमपिच्छकी। विषमपिच्छकी क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि समपिच्छकी में अगर 2 होते हैं तो विषमपिच्छकी में 2 से ज़्यादा भी होंगे। तो पर्णक जोड़े में होते हैं, परंतु रेकिस के सिरे पर एक अकेला भी पर्णक होता है, जिसके पर्णकों की संख्या विषम हो जाती है। जैसे इसके यहाँ पर जो शीर्ष होती है, यहाँ पर भी एक और जोड़ा निकला रहता है। जैसे गुलाब या आलू की जो पत्तियाँ होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि गुलाब की पत्ती कैसी दिख रही है आपको, एक मतलब विषमपिच्छकी दिख रहा है। मतलब जोड़े में तो ठीक है, दोनों रेकिस निकले हैं, बट उसके ऊपर सिरे पर भी एक पर्णक निकला होता है, जिसके कारण ये विषम हो जाता है। और सम होता तो 2 या 4 या 6 होता, और विषम का मतलब 3, 5 कुछ ऐसी पत्तियां जो होती हैं वो हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे द्विपिच्छकी की। रेकिस होता है वह, ये क्या होता है, दोनों ओर सिराएं निकलती हैं। बहुत ही मतलब इजी है, इसको थोड़ा सा बस ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिए इसको समझने की कि क्या होता है इसमें। जो ये द्विपिच्छकी या त्रिपिच्छकी होती है, जैसे कि आपकी ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती मान लीजिए पर्णकों में बट रही है, ऐसे करके बट रही है, तो ये आपकी बट गई, ठीक है, एक पिच्छकी हो गया। लेकिन फिर से क्या होता है कि ये अगेन जब ये दोबारा इधर से बट गई, ठीक है, इधर से पत्तियां बना ली, ये ऐसे बन गई, तो इसे हम बोलेंगे द्विपिच्छकी। लेकिन फिर से ये जब दोबारा बट जाए, ये दोबारा अभी आप देखेंगे कि ऐसे, तो एक तो ये ऐसे थी, फिर ऊपर से इधर से भी बट गई, फिर ये इधर से भी जब बटने लगेंगी, तो इस प्रकार की पत्तियों को हम त्रिपिच्छकी कहेंगे। तो जैसा कि अभी आप देखेंगे भी, तो द्विपिच्छकी क्या होता है कि इसमें रेकिस के दोनों ओर शिराएं निकलती हैं, जिन पर पर्णक लगे रहते हैं, और जब पर्णक फिर से कटे हों और छोटे छोटे पर्णकों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम द्विपिच्छकी कहते हैं। जैसे कि बबूल, गुलमोहर आदि। आप यहाँ पे भी देख लिए कि कैसे यहाँ पे जो है बना हुआ है, इसी में इसी प्रकार का जो होता है द्विपिच्छकी होता है। और अब अगला उदाहरण देखते हैं हम त्रिपिच्छकी का। त्रिपिच्छकी में सहजन आता है। इसमें त्रिपिच्छकी कहते किसके हैं कि इसमें जो होता है कि प्राथमिक रेकिस से द्वितीयक शाखाएं निकलती हैं, फिर तथा द्वितीयक शाखाओं से तृतीयक शाखाएं निकलती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इन तृतीयक शाखाओं को हम क्या बोलते हैं, पर्णक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शाखा तो मान लीजिए ऐसी थी, ठीक है, तो इधर से तो शाखा निकलती ही है, ये हो गया द्विपिच्छकी, लेकिन पुनः इसकी शाखाएं निकल रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रकार की पत्तियां आप सहजन में पाए होंगे, सहजन वगैरह में इसी प्रकार की पत्तियां होती हैं। फिर अगला आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे बहुपिच्छकी। बहुपिच्छकी क्या होता है कि इसमें पिच्छास 3 से अधिक बार विभाजित होता है, यानी जैसे कि धनिया, गाजर वगैरह की जो पत्तियां होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। आप देखिए डायग्राम में कैसे धनिया की पत्तियां हैं, वह किस प्रकार से जो है कई भागों में विभाजित होती है। क्या आपको उसका पिच्छास गिनते बनता है? वो कहीं ना कहीं से विभाजित हो जाती है, आप गिन नहीं सकते हैं, वह कई बार विभाजित होती जाती है। जैसे कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, ऐसे भी बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसी में ही बहुत बार बटी होती हैं धनिया की पत्तियां। तो इसी वजह से जो है उसे हम कहते हैं बहुपिच्छकी पत्ती। अगला हम देखेंगे हस्ताकार संयुक्त पत्ती क्या होती है कि इसमें रेकिस का अभाव होता है तथा पर्णक पर्णवृंत या शिरे से लगे रहते हैं, और पर्णकों की संख्या के आधार पर इनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक पर्णी। इसमें पर्णवृंत के सिरे पर केवल एक ही पर्णक होता है। जैसे नारंगी या फिर नींबू की जो पत्तियां होती हैं वह एक पर्णी पत्ती होती है। इस पे जो भी आपका पर्णवृंत जो शिरा होता है वो उसमें सिर्फ एक ही पर्णक होते हैं। अगला आप यहाँ पर देखेंगे
आपको दिखेगा इसमें जो है द्विपर्णी। ठीक है, द्विपर्णी क्या होता है, इसमें पर्णवृंत के शीर्ष पर एक मतलब दो पर्णक लगे होते हैं, जैसे कि बैलेंटाइनिस या फिर बिगोनिया की पत्तियां होती हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइप से जो है ये बिगोनिया आपको दिख रहा है और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो ऐसे ही रहती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो पत्तियां हैं ऐसे होती हैं बिगोनिया की पत्तियां। इसमें जो पर्णवृंत होते हैं, इसमें पर्णवृंत के शीर्ष पर दो पर्णक लगे होते हैं। त्रिपर्णी में क्या होता है कि जब तीन पर्ण लगे होंगे, उसमें तीन पत्तियां लगी होंगी, मतलब तीन पर्णक लगे होंगे। जैसे कि आपका अच्छा सा उदाहरण है बेल तो आप जानते हैं बेल की पत्तियां इसी प्रकार की होती हैं। और अभी आप जो है फिर से देख लीजिएगा डायग्राम में कैसे आपको दिख रही है। तो इस प्रकार से जो है वह बेल की पत्तियां होती हैं, जिसमें तीन तीन पर्णक लगे होते हैं, और कभी कभी 5 भी हो सकता है ये, लेकिन इसमें ज़्यादातर 3 पर्णक ही लगे होते हैं। 3 पर्णी ही होता है, और टूट जाते हैं तो 2 पर्णी बन जाते हैं, लेकिन 3 ही होते हैं। अब बहुपर्णी की अगर हम बात करें तो इसमें पर्णवृंत के शीर्ष पर अनेक पर्णक लगे होते हैं, जैसे कि सेमल या फिर हुरहुर का जो पत्ता होता है वह ऐसा ही होता है। इसमें जो पर्णवृंत के शीर्ष पर देखेंगे आप तो बहुत सारे पर्णक लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है दिख रहा होगा कि किस प्रकार से सेमल जो है ऐसे होता है। और आप जो है इसके उदाहरणों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मेनली उदाहरण बहुत काम करेगा। उदाहरण से ही आपको याद रहेगा कि अच्छा ये इसका उदाहरण है और ये इसका उदाहरण है। तो अब अगला हम पढ़ेंगे पत्तियों के कार्य के बारे में। पत्तियों के क्या कार्य होते हैं, यानी फंक्शन ऑफ लीव्स। तो पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जितनी भी हरी पत्तियां हैं उसमें हरित लवक जरूर पाया जाएगा, और जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पर कुछ पत्तियों में क्या होता है कि मतलब कुछ पौधों में क्या होता है कि पत्तियां नहीं होती, पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उन जगहों पर क्या होता है कि जो तने होते हैं वही फूलकर मोटे मांसल जैसे बन जाते हैं और पत्तियों के जैसे दिखते हैं, और वो हरे रंग के होते हैं, और उन्हीं में क्या हो जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे कि आपने पढ़ा भी है, मरुद्भिद जो पौधे होते हैं मरुस्थलीय इलाकों में, जैसे नागफनी वगैरह, उसमें इसी प्रकार के गुण होते हैं पत्तियों में, मतलब वहाँ पत्तियां कांटे के रूप में होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि पत्तियों में पर्णरंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं, यानी स्टोमेटा पाया जाता है पत्तियों में। तीसरा पॉइंट है कि कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिनसे पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है, जैसे कि नागफनी और अर्जिमोन। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वही पॉइंट यहाँ लिखा भी है कि पत्तियां कांटों के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती हैं। चौथा पॉइंट है आपका कि कुछ दुर्बल पौधों में पत्तियां जो होती हैं वह प्रतान यानी कि टेंड्रिल के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे पौधों को ऊपर उठने में सहायता मिलती है, जैसे कि जंगली मटर या बिगोनिया आदि। आप जैसे कि अभी देखे भी थे कि जो अंगूर होता है उसमें सजीव वस्तु, जब हम लोग पहला वाला यूनिट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्तंभ प्रतान जो हमने पढ़ा था, तने के प्रकार जब हम देख रहे थे तो उसमें जो मतलब कि जो तना होता है, ये जो अंगूर वगैरह में हो देखते होंगे कि बेल जिसे हम कहते हैं कि ऊपर लपेट लपेट कर जो चढ़ता है ना, जैसे अंगूर हो गया, या फिर आपने उसके अलावा जो है उसमें लौकी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि बेल इसी प्रकार से ऊपर चढ़ती है, उसमें जो किनारे किनारे जो पत्तियां होती हैं ना वो प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। और जैसे उदाहरण भी दिया है जंगली मटर या बिगोनिया वगैरह, या जंगली मटर भी नहीं, या फिर मटर जो होता है उसमें भी इसी प्रकार का होता है। अगला पॉइंट है पांचवा आपका कि कुछ पौधों में पत्तियां रंगीन हो जाती हैं जो कि कीटों को आकर्षित करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्तियां रंगीन हो जाएंगी तो अगर उस वो हरा नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल कैसे पाया जाएगा उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हरा रहता है पर उसमें जो होता है नीचे की जो परत होती है वो हरी रहती है और वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें सिर्फ ऊपर का हिस्सा लगता है कि कलरफुल पत्ती है और इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जबकि वो पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं क्योंकि उसमें जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है और वह नीचे की ओर होता है, और ऊपर का हिस्सा जो होता है वो रंगीन हो जाता है जिससे वो कीटों को आकर्षित कर लेता है। और छठवां पॉइंट है कि कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती है जिनसे क्या होता है कायिक जनन होता है, जैसे कि अजूबा वगैरह होता है। अभी आप जनन के बारे में पढ़ेंगे
अगले चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। कायिक जनन का मतलब होता है कि पौधे के कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ से जो है नए पौधों को उगाया जा सकता है, जैसे कि उनकी कुछ पत्तियाँ हो सकती हैं, कुछ डालें होती हैं। अभी आप उस चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे कायिक जनन होता है। 7वां पॉइंट है आपका कि घटपर्णी, ड्रोसेरा आदि पौधों में पत्तियाँ कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे ये पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से जो है पौधे जो हैं उनमें जो पाई जाती हैं पत्तियां जो है, ये उनके कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला हम पढ़ेंगे पत्तियों के कार्य। अब हम और भी कार्य देखते हैं, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया था प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसके बारे में एक बार हम डिटेल से देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है इसमें फोटोसिंथेसिस में। तो पौधों की जीवित कोशिकाओं द्वारा पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, और इसका ये समीकरण आपको नीचे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन के यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और 12 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के, ये क्या करते हैं कि पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं, और प्लस यहाँ से वाटर निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में श्वसन के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वातावरण से लिया गया है, और ये जो जल है वह हमारे जड़ों से लिया गया है, पौधों के जड़ों से लिया गया है, और यह क्रिया आपको सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ही होगी। तो इस प्रकार से जो ग्लूकोज बनता है वही क्या है आपका इसमें पौधों में भोजन का काम करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो एनर्जी लेने के लिए, वैसे पौधे भी जो खाना बनाएंगे तो एनर्जी ही लेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ग्लूकोज के रूप में वो बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि को निम्न 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है आपका प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरा है आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होती है, लाइट रिएक्शन में। चलिए देखते हैं कि इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। और यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वह हरित लवक के ग्रेना में होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक का ग्रेना में होती है, और इसमें क्या होता है, कई स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें कि हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जो पर्णहरित होता है वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा युक्त हो करके उत्तेजित हो जाता है। अब पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, जिससे कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यहाँ पर बहुत साइंटिफिक पॉइंट्स आपको लिखाए गए हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा आपको कि क्या होता है कि जब पर्णहरित में जब प्रकाश को अवशोषित किया उसने, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि हीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें एनर्जी मिल जाती है। और हरित लवक में उपस्थित वहाँ हरित लवक में आपके जो है एडीपी नाम की एक ऊर्जा होती है, जो कि मुक्त होकर के उसका उपयोग फॉस्फेट से मिलकर के एटीपी में होने लगता है। यानी यहाँ पर आप मेनली समझेंगे कि एडीपी जो है वह एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रकार सूर्य की प्रकाश ऊर्जा एटीपी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इस प्रकार जो है एडीपी से एटीपी बनता है, और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर एटीपी के रूप में ही ऊर्जा मिलती है, और हमको भी जो मनुष्यों को जो ऊर्जा मिलती है वह भी एटीपी के रूप में होती है। फिर दूसरा पॉइंट है कि उत्तेजित पर्णहरित जल के अणुओं को हाइड्रोजन प्लस मीन्स H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स OH- आयनों में तोड़ देता है। आपने अगर जो है छोटे क्लासों में 8th में भी पढ़ा होगा कि जब वाटर की मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो वो क्या होते हैं कि H+ और OH- में ब्रेक होते हैं। यानी कि जब ये ब्रेक होगा तो H+ और OH- में ही ब्रेक होता है।
तो यहाँ पर जो वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उत्तेजित पर्णहरित को प्राप्त करके 4 मॉलिक्यूल्स H+ के और 4 जो है वो OH- के आयन्स में टूट जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है आपका कि हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है ना, OH- आयन वापस से फिर क्या करता है कि जल बना लेता है, क्योंकि ये O और H है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए इसको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो वो इसका प्रयोग करके जल बना लेता है और बाकी बचे हुए ऑक्सीजन को वो जो है अपना निकाल देता है, और साथ ही यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऊर्जा निकलती है हमको, मतलब ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। फिर चौथा पॉइंट है कि हरित लवक में उपस्थित निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट यानी कि NADP जो है वह पदार्थ हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही NADP हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको समझिए, समझ में आ जाएगा कि आपने देखा कि 4H+ तो निकल गए थे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो आपने जो पौधों ने जो है जड़ों से अवशोषित किए, तो उनमें से जो है इस 4OH- ने तो वाटर बना लिया और ऑक्सीजन बना लिया, जो कि अभी वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकल जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ आपका H+ है, 4 H+ आयन, वो अब NADP से क्रिया करता है और NADP से क्रिया करके 2 NADPH2 बनाता है। तो इस प्रकार अब प्रकाश की अभिक्रिया में क्या चीज़ बनती है, ATP बनता है और NADPH2 बनता है, तथा जल के अपघटन से ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। तो अब हम पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जैसे कि अभी यहाँ पर जो ATP है वो तो ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, मतलब पौधों को, लेकिन जो NADPH2 है अभी इसका प्रयोग जो है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि थोड़ा सा अंधेरा हो गया, ठीक है, दिन का समय है, बादल आ गया, लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो पौधे करते ही हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो इसी NADPH2 का प्रयोग करके ही करते हैं। तो अब देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन के बारे में। तो इसे हम कैल्विन चक्र भी कहते हैं। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। और यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। जैसे कि प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है, वैसे ही अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। और इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और यह अभिक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। जैसे कि अभी आपने प्रकाशिक अभिक्रिया के कई स्टेप्स देखे थे, वैसे अप्रकाशिक के भी देखेंगे। कि सबसे पहला पॉइंट है कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के रंध्रों द्वारा प्रवेश करके कोशिकाओं में उपस्थित रेब्यूलोज डाइफॉस्फेट यानी कि RDP से संयोग करके 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यानी कि PGA बनाती है, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि NADPH2 से हाइड्रोजन प्राप्त करके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी PGAL में परिवर्तित हो जाता है, तथा NADP पुनः प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने के स्वतंत्र हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका बना है अभी NADP, ठीक है, इसमें क्या करता है कि यह जो है NADP फिर से क्या करता है कि यहाँ पे कार्बन के जो 6 अणु होते हैं ना, वह RDP के 6 अणुओं से मिल जाते हैं, और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी कि PGAL जब बनाते हैं तो इसमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 10 अणु पुनः RDP का निर्माण करते हैं, और शेष 2 अणु जो होते हैं वो निम्न चरणों से होकर के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसको आप डायरेक्टली समझिए कि ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज या मंड का निर्माण करते हैं, जो कि यहाँ पर ऊर्जा के रूप में मिलती है पौधों को। तो बस मेनली यही है कि लास्ट में ग्लूकोज बनता है। तो अगला यहाँ पे हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या कारक होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कारक निम्नलिखित होते हैं। जैसे सबसे पहला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है। तो प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश अति आवश्यक है, और प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के किरणों में सबसे ज़्यादा होती है और नीले रंग के किरणों में बहुत ही कम होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो है UP टेट में भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक
अधिक होती है तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है और नीले रंग में सबसे कम होती है। और अन्य रंगों की किरणें जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुपयोगी होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम प्रकाश में मंद और अधिक प्रकाश में तीव्र होती है, यानी कि अगर बहुत तेज धूप है तो प्रकाश संश्लेषण भी बहुत तेजी से होगा। और प्रकाश का केवल 3% भाग ही संपूर्ण पत्ती द्वारा अवशोषित होता है, यानी कि जो भाग मान लीजिए कि प्रकाश से अवशोषित किया गया है, ठीक है, जो चीज़ पत्तियों ने अवशोषित किया प्रकाश को, उसका सिर्फ 3% ही उपयोग करते हैं भोजन बनाने में। बाकी पत्तियां क्या करती हैं, बाकी प्रकाश को वापस जो है परावर्तित कर देती हैं। दूसरा पॉइंट है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शर्करा निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और एक निश्चित सीमा तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। तो अगर आपसे बोला जाए कि प्रकाश संश्लेषण किस पे डिपेंड करता है, तो अगर प्रकाश तेज है तब भी डिपेंड करेगा, तेज हो जाएगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तब भी प्रकाश संश्लेषण का दर जो है वह बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है आपका जल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शर्करा के निर्माण के लिए जल भी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है और जल से प्राप्त हाइड्रोजन से ही कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपचयन हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका तापक्रम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कि एक निश्चित ताप होना चाहिए, ठीक है, उससे कम ताप या ज़्यादा ताप पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह प्रभावित होती है। तो सामान्यतः पौधों में 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है और 10 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्रिया धीमी होती जाती है तथा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो होती है वह बंद हो जाती है। तो जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर ठंडी पड़ गई है और वो पौधा आपका जो है वह गर्म प्रदेश का है, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर होता है हमारे यूपी वगैरह में, तो अगर वहाँ उस प्रदेश का पौधा है तो उस जगह पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। अगर 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो पौधे मर जाएंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ठंडियों में जब ओले वगैरह गिरने लगते हैं और टेम्परेचर जब 1-2 के आसपास पहुँच जाता है, 1 या 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो लगभग 15 दिन तक अगर ऐसे ही मौसम रहेगा तो पत्तियाँ जो होती हैं वह मरने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, यानी कि पौधे भी धीरे धीरे जो है वह मरने लगते हैं, यानी कि ख़त्म होने लगते हैं। तो अगला यहीं पे क्या है कि इसी प्रकार 40 डिग्री सेल्सियस से तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होती है, धीमी हो जाती है और 70 डिग्री सेल्सियस होने पर पौधे की जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो बंद कर देते हैं, रुक जाती है। तो ना तो बहुत ज़्यादा ताप होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अगला आपका आखिरी पॉइंट है यहाँ पे श्वसन की क्रिया। जैसे कि हम लोग श्वसन करते हैं वैसे ही पौधे भी श्वसन करते हैं। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पौधों में भी श्वसन होता है, क्योंकि वो भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होता है, उसमें भी प्रजनन होता है, उसमें भी श्वसन होता है, तो इस वजह से उसमें भी क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। और जैसे मनुष्यों में होती है श्वसन की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो फिर क्या होता है कि जैसे पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन को निकालते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है और श्वसन की क्रिया में जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होती है। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रायः हर जीव जंतु तथा पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं और मनुष्य भी स्वयं श्वसन क्रिया करते हैं और पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया का कार्यभार पत्तियों पर होता है और पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। तो यह क्रिया जो है वह पेड़ पौधों में भी होती है, श्वसन की क्रिया। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ पौधे जो है वो ऑक्सीजन ही निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं क्योंकि उनमें भी श्वसन होता है। परंतु रात के समय क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन रात में भी पौधे श्वसन करते हैं, जैसे हम करते हैं, दिन रात श्वसन करते हैं, चाहे हम सोते भी रहें तब भी। तो वैसे पौधे भी रात में क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं परंतु श्वसन की क्रिया करते हैं और उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वह भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल
निकलता है और हमारे जो है श्वसन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो सकती है, हानिकारक गैस उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने जो है पत्तियों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इस चैप्टर का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।